नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सर्च एंड सीजर को, यानी कि तलाशी क्या होती है, ये कब ली जा सकती है, वारंट क्या होता है, समन क्या होता है, जब्ती कब की जा सकती है और इससे जुड़े हुए जो भी प्रावधान है उन सभी चीजों को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सर्च यानी कि तलाशी क्या होती है। तो तलाशी से तात्पर्य किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट स्थान, व्यक्ति, वस्तु, वाहन आदि की जांच करने से है, जिसे कानूनी रूप से सबूत एकत्र करने, अपराधी को पकड़ने या अवैध वस्तुओं की खोज करने के लिए किया जाता है। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें कुछ शब्दों के अर्थ को जानना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि समन क्या होता है। तो ये एक आधिकारिक आदेश होता है जिसे किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने या किसी विशेष कार्य को करने के लिए जारी किया जाता है। ये आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों में जारी किया जा सकता है। उसके बाद जानते हैं वारंट क्या होता है। तो ये भी एक आधिकारिक न्यायिक आदेश होता है जिसे अदालत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने या किसी विशेष कार्य को करने के लिए जारी करती है। ये पुलिस या अन्य अधिकृत अधिकारियों को कानून के तहत कार्यवाही करने की अनुमति देता है। उसके बाद जानते हैं कि सीजर यानी कि जब्ती क्या होती है। तो जब्ती एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पुलिस या अन्य अधिकारी अपराध से संबंधित किसी वस्तु, संपत्ति, दस्तावेज या सामान को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब पुलिस को यह विश्वास होता है कि किसी अपराध से जो जुड़े हुए सबूत हैं, अवैध वस्तुएं या अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सामग्री किसी व्यक्ति के पास है। अब हम जानते हैं कि सर्च से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ किए गए हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 185 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी या किसी अपराध की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को लगता है कि जांच के लिए महत्वपूर्ण कोई चीज उनके इलाके में किसी खास जगह पर है, या उन्हें लगता है कि वे उसे किसी और तरीके से जल्दी नहीं पा सकते, यानी कि तलाशी के अलावा उसे और तरीके से वो जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वे उस जगह की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी लेने से पहले उन्हें ये लिखना होगा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है और वो क्या खोज रहे हैं। सेक्शन 185 का सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि संभव हो तो पुलिस अधिकारी को स्वयं ही तलाशी लेने का प्रयास करना चाहिए और ऑडियो या वीडियो के माध्यम से और विशेषता मोबाइल फोन से उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सेक्शन 185 का सब सेक्शन 3 कहता है अगर अधिकारी खुद तलाशी नहीं ले सकता और ऐसा करने के लिए योग्य नहीं है, तो वो किसी दूसरे अधिकारी से ऐसा करने के लिए कह सकते हैं और उन्हें ये लिखकर देना होगा कि वो खुद क्यों तलाशी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि सर्च वारंट को जारी कब किया जाता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 96 है वो सर्च वारंट के बारे में बताती है। सेक्शन 96 कहता है कि जब कोर्ट को यह मालूम नहीं होता है कि कोई डॉक्यूमेंट या चीज किसके कब्जे में है, या कोर्ट को यह लगता है कि जनरल सर्च से किसी बात का पता चलेगा जो किसी मुद्दे को सुलझाने में साक्ष्य के रूप में काम आएगा, तो जो कोर्ट है वो ऐसे किसी दस्तावेज या वस्तु को ढूंढने के लिए तलाशी का वारंट जारी कर सकती है, जिसे कि सर्च वारंट कहा जाता है। अब जानते हैं कि तलाशी की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले आता है सर्च वारंट को प्राप्त करना। तो अगर किसी स्थान पर अवैध सामग्री या अपराध से जुड़े हुए सबूत होने की संभावना हो तो कोर्ट के द्वारा सर्च वारंट को जारी किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो पुलिस है वो बिना वारंट के भी तलाशी ले सकती है, जैसे कि आपराधिक गतिविधियों का संदेह या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला। उसके बाद बात करते हैं कि तलाशी कौन ले सकता है। तो आमतौर पर पुलिस अधिकारी
या अन्य सक्षम अधिकारी जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी तलाशी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अधिकारी को अपनी पहचान दिखानी पड़ती है और विशेषकर तब जब वो वर्दी में नहीं होते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि तलाशी शुरू करने से पहले की प्रक्रिया क्या होती है। तो यदि किसी घर, परिसर या व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, तो अधिकारियों को निवासियों को तलाशी के उद्देश्य की जानकारी देनी होती है। यानी कि अगर किसी के घर की तलाशी लेनी है, तो उस घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनको ये बताया जाना चाहिए कि वो किस उद्देश्य से तलाशी लेना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति की तलाशी अगर लेनी है तो उस व्यक्ति को भी इससे संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए। यदि किसी महिला की तलाशी ली जानी है तो ये केवल एक महिला अधिकारी ही कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि तलाशी की प्रक्रिया का संचालन कैसे किया जाता है। तो जब अधिकारियों के द्वारा निवासियों को जानकारी दे दी गई, या फिर व्यक्ति को जानकारी दे दी गई कि वो तलाशी क्यों कर रहे हैं, तो उसके बाद जो अधिकारी है वो संदेहास्पद स्थान, वस्तु या व्यक्ति की विधिवत तलाशी लेते हैं, और कोई भी संदिग्ध दस्तावेज, हथियार, ड्रग्स, चोरी का सामान या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं अगर उनको मिलती है तो उसको जब्त किया जाता है। जब्त की गई जो वस्तुएं हैं उनकी फिर एक सूची बनाई जाती है और उस पर संबंधित व्यक्तियों एवं गवाहों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। उसके बाद तलाशी पूरी होने के बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाती है, और जो भी सामान जब्त किया गया है उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जब्ती से संबंधित जो कानून है उसके संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या प्रावधान किए गए हैं। जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जब्ती का आधार बताना होता है। किसी भी संपत्ति, दस्तावेज, हथियार, अवैध सामग्री या अन्य वस्तु की जब्ती तभी की जा सकती है जब वे किसी अपराध में प्रयुक्त हुए हो, या वे किसी अपराध के साक्ष्य के रूप में काम आ सकते हैं, या उनका कब्जा अवैध हो, या वह देश की सुरक्षा में खतरा डाल सकते हो, या फिर वो अदालत में पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। उसके बाद बात करते हैं जब्ती की प्रक्रिया की। इसमें सबसे पहले आता है जब्ती का आदेश। तो पुलिस अधिकारी को जब्ती करने के लिए अधिकृत होना चाहिए, और किसी विशेष परिस्थिति में अदालत या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं गवाहों की उपस्थिति। तो जिस समय जब्ती की जा रही है उस समय वहां पर कोई गवाह भी होना जरूरी होता है। उसके बाद जो जब्त की गई वस्तुएं हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है, और उसका विवरण, स्थान, समय और गवाहों के नाम उसमें दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद जो जब्त की गई एक सूची बनाई गई है उसमें संबंधित व्यक्ति, गवाहों और पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, और उसके बाद जो ये पूरी रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाती है, और जो वस्तुएं हैं वो कोर्ट में जमा करवाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं जब्त वस्तुओं का रखरखाव और वापसी। जब्त की गई जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पुलिस या फिर अधिकृत एजेंसी की होती है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की संपत्ति जब्त की गई है तो वह न्यायालय से उसकी वापसी की मांग कर सकता है। जब्त वस्तुओं को अदालत के निर्णय के आधार पर मालिक को लौटाया जा सकता है, या सरकार द्वारा उसको नीलाम किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि बिना वारंट के जब्ती कब की जा सकती है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के भी जब्ती कर सकती है। अगर कोई अवैध वस्तु सार्वजनिक स्थान पर पाई जाती है, या अपराधी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु हो और वह भागने की कोशिश कर रहा हो, या फिर अगर पुलिस को यह संदेह हो कि सबूत नष्ट किए जाते हैं, तो ऐसे समय में फिर जो जब्ती है वो बिना वारंट के भी पुलिस के द्वारा की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों की जब्ती की। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिजिटल सबूत जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जब्ती के भी प्रावधान शामिल है।
डिजिटल सबूत को जब्त करने के लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा सकती है और जब्त किए गए जो डिजिटल उपकरण हैं, उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।